हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और बच्चों, आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ अपना आज का नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है लेंस मेकर्स फार्मूला। बच्चों, आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चाहे आप बोर्ड लेवल की बात कीजिए, चाहे आप जेई नीट की बात कीजिए, हर जगह ये फार्मूला बहुत यूजफुल है और आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट जो है लेंस का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका यूज आपको फार्मूले के फॉर्म में करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि लेंस मेकर्स फार्मूला होता क्या है। एक्चुअली में जब किसी रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बनाना होता है तो हमारे पास मटेरियल होता है, जैसे ग्लास है हमारे पास। तो लेंस को कैसे हम बनाएं, हमें पता चला कि इतनी फोकल लेंथ का एक लेंस बनाना है। अब उसको हम कैसे बनाएं, इसके लिए लेंस मेकर्स फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फार्मूला बेसिकली, ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स एंड फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब आपको पता है तीन कॉन्वेक्स लेंस, तीन तरह के कॉनकेव लेंस, मैं सब डिस्कशन आपसे कर चुका हूं। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फार्मूला जो होता है वो बेसिकली ये बताता है कि इसकी फोकल लेंथ का रेडियाई ऑफ कर्वेचर से रिलेशन क्या है। आपको पता है ना, जैसे ये लेंस है, ठीक है, या फिर ये लेंस है, तो इसकी दो सरफेस होती हैं। एक देखो ये सरफेस है बच्चों, और एक ये सरफेस है। इस सरफेस को अगर कहीं ना कहीं आप स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो एक सेंटर मिलेगा, तो इसकी अपनी एक रेडियस मिलेगी r1। दूसरा सरफेस ये माना जाता है, तो ये पहला सरफेस है और ये दूसरे सरफेस का सेंटर कहीं इधर जाएगा, तो दूसरे सरफेस की ये रेडियस जो होती है कहीं ना कहीं ये r2 मान लेते हैं। तो बच्चों, बात यहां पे आती है कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर्स फार्मूला। मीन्स हमको म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम पता होता है। वहां से हम लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ हमको पता होती है कितनी चाहिए, कहीं क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से मैं कर्व सरफेस की रेडियस को डिजाइन कर लेता हूं। मीन्स किसी लेंस को बनाने के लिए लेंस मेकर्स फार्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है कि उसकी रेडियाई क्या रखी जाए, अगर आपको फोकल लेंथ और म्यू पता है तो। सिमिलरली आप कॉनकेव लेंस को बनाने में भी लेंस मेकर्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका पहला सरफेस इधर बनेगा, सेकंड सरफेस इधर बनेगा, सेम यही फार्मूला एप्लीकेबल होता है। तो आज हम सबसे पहले इस फार्मूले का डेरिवेशन सीखेंगे, फिर हम ये सीखेंगे कि लेंस मेकर्स फार्मूले में जो फोकल लेंथ होती है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करती है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो ये सब बातें आज हम लोग यहां पे करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों, लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करते समय आपको बेसिकली कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला ये कि लेंस को बहुत थिन सपोज कर लेते हैं, पतला सपोज कर लेते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस सीधे पोल से मेजर की जाती है। जैसे कोई भी लेंस है, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसको हम बहुत थिन सपोज करते हैं, मीन्स इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल कर लेते हैं। दूसरा, हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या मानेंगे, पॉइंट वाइज। तीसरा कि अगर थर्ड स्टेप हमारा इसमें यह होता है कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट से जो लाइटें निकलेंगी
वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत कम एंगल बनाएंगी, ये भी हम अपने माइंड में सेट करते चलते हैं। ये बेसिक एज्यूम्पशन है जो लेंस मेकर्स फार्मूला को डिराइव करते समय हमारे माइंड में होने चाहिए। मीन्स पहला क्या होता है बच्चों कि लेंस इज वेरी थिन, मीन्स इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल कर लेंगे। दूसरा क्या होता है वी हैव टू सपोज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या होता है कि जो भी लाइटें निकलेंगी ऑब्जेक्ट से वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत स्मॉल एंगल बनाती हैं, लेस एंगल बनाती हैं। इस चीज को हम सपोज करते हुए डेरिवेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं बात कर लेता हूं जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है और यहां पे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको इसकी बेसिक डेफिनेशंस पता चल जाएंगी। बच्चों आपने सपोज किया कि एक लेंस है, ठीक है, अच्छी बात है। अब होता क्या है कि आपको पता है ये लेंस का क्या है, फर्स्ट सरफेस है और ये क्या है, सेकंड सरफेस है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप यहां पे रख रहे हैं, तो आपके लिए ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइटें पहले किस पे गिरेगी, इस सरफेस पे। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सरफेस हो गया। जबकि दूसरे पे बाद में आएगी तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सेकंड सरफेस हो गया। बच्चों सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट है और यहां से एक लाइटें निकली। वैसे आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइटें निकलती हैं, बट we suppose only 1 or 2 light ray for simplifying our diagrams। हमारे डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बने, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 1 2 3 बस इतनी लाइटें सपोज करते हैं, जबकि होनी कितनी चाहिए, इनफाइनाइट, मीन्स चारों तरफ लाइटें निकलती हैं। बट उसको हम सपोज नहीं करते, उससे फिर डायग्राम बहुत गंदा बनेगा। ठीक है बच्चों, हमने सपोज किया एक ऑब्जेक्ट है जिससे एक लाइटें निकली, ये ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइटें तो सीधी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पहला सरफेस है ना, इसका सेंटर कहां बनेगा भाई, इसको अगर आप पूरा ऐसे घुमाएंगे तो इस पहले सरफेस का सेंटर कहीं आ जाएगा, C1। इसी तरीके से जब दूसरा वाला सरफेस लेंगे तो इसका सेंटर कहां जाएगा बच्चों, इसका सेंटर कहीं आ जाएगा, C2। बात यह है कि दोनों सेंटर से जो लाइटें पास हो रही होगी वो इस सरफेस और इस सरफेस दोनों से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और आपको पता है ये नॉर्मल बन जाएगा, दोनों इस सरफेस के लिए भी नॉर्मल और इस सरफेस के लिए भी नॉर्मल। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल सरफेस को सेंटर से मिलाने वाली लाइन नॉर्मल होती है, इसीलिए ये लाइटें जो होती है ये सीधे चली जाती है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब मैं सपोज करता हूं कि एक लाइटें कुछ इस एंगल पे आ गई है ऐसे। जब ये लाइटें यहां गिरेगी, ठीक है, इस पॉइंट को आप P1 सपोज कर लीजिए, इस पॉइंट को आप P2 सपोज। पहले सरफेस का पोल ये बनेगा, मींस यहां सारी डिस्टेंस ली जाएंगी, और दूसरे सरफेस का पोल ये बनेगा तो दूसरे सरफेस के लिए ये सारी डिस्टेंस ली जाएगी। ठीक है, तो हमने सपोज किया अ लाइट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंसिडेंट एट दिस पॉइंट। नाउ वी हैव टू मेक द रे डायग्राम। आपको पता है कि जब यहां से लाइटें आएगी, अगर बाहर मान लिया जाए अभी हम कि रेयरर है, मींस μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये लेंस जो है वो डेंसर मीडियम का है। लेंस क्या है, डेंसर है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से μ1। तो मतलब जब लाइटें मीडियम से लेंस के अंदर जा रही तो रेयरर से कहां जा रही बच्चों, डेंसर। अगर लाइटें रेयरर से डेंसर में जा रही तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल विंडो होगी। तो पहला काम यहां पे नॉर्मल ड्रा कीजिए। नॉर्मल कहां से ड्रा होगा भाई, सेंटर से ड्रा होगा। पहले सरफेस का सेंटर यहां पे था, ऐसे बनना था, इस पर देखो ये सेंटर। तो ये पहले सरफेस का नॉर्मल हो गया C1N1। जब नॉर्मल बनना तो अब लाइटें जाना तो सीधा चाहती थी,
लेकिन सीधा जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि रेयरर से कहां जा रही? डेंसर में। तो क्या होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, मींस लाइटें कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। जब ऐसे बेंड होगी तो लाइटें, अगर मान लीजिए कि यही पूरा जो भी म्यू2 मीडियम है ये पूरे में फैला होता बच्चों, ये म्यू2 मीडियम इस पूरे में फैला होता, तो ये लाइटें कहीं यहां मिलती हुई महसूस होती हमको। इसका मतलब पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज यहां पे बनती, लेकिन कब बनती? जब ये पूरा मीडियम म्यू2 होता। ये पूरा मीडियम क्या होता? म्यू2 होता। बट ऐसा है नहीं, तो चलिए नहीं है तो यहां से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, वो मैं बाद में देखता हूं। पहले मैं पहले सरफेस के लिए अपनी इक्वेशन यूज कर लेता हूं। बच्चों हमको पता है कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी इक्वेशन क्या पढ़िए? म्यू2 माइनस म्यू1 अपान आर इज इक्वल टू म्यू2 अपान वी माइनस म्यू1 अपान यू। ये रिफ्रैक्शन की इक्वेशन आपने पहले से पढ़ रखी है। यहां पर म्यू2 क्या होता था? सेकेंड मीडियम, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद लाइटें जिसमें जा रही है। म्यू1 क्या होता था? रिफ्रैक्शन से पहले लाइटें जिसमें। ठीक है, अच्छा इसके बाद v क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पोल। देखिए इसके लिए पहले सरफेस के लिए पोल का काम कौन कर रहा? P1। यहां से मान लीजिए कि जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस v डैश है। इमेज की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? v डैश। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है बच्चों? u। ठीक है, तो अगर यहां पे मैं ये इक्वेशन यूज करूं तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा, क्योंकि ये म्यू2 है तो म्यू1 से म्यू2 में जा रही, मींस ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही हमारी पूरी तरह से। तो इक्वेशन बनेगी म्यू2 माइनस म्यू1 अपान R1। R1 का मतलब पहले सरफेस की रेडियस, ये C1 P1। अब बच्चों मान लेते हैं कि पहले सरफेस की रेडियस जो है वो क्या है? R1 है, जबकि दूसरे सरफेस की रेडियस मींस C2 P2 ये क्या है? R2। ये हमने पहले ही सपोज कर लिया। इसका मतलब म्यू2 माइनस म्यू1 अपान पहले सरफेस की रेडियस। पहले सरफेस की रेडियस कितनी है बच्चों? R1 इज इक्वल टू म्यू2, ठीक है, अपान v। v कितना है बच्चों? यहां से देखो ये डिस्टेंस, तो क्या है ये? v डैश माइनस म्यू1 अपान u। u कितना है बच्चों? ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? u। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। बहुत सिंपल। अब हमको ये सोचना चाहिए कि जो लाइटें यहां से यहां तक पहुंची थी, देखिए लाइटें यहां पहुंच जाती कब? जब ये पूरा म्यू2 मीडियम होता, बट ऐसा तो है नहीं। तो जब यहां पे पहुंचेगी तो देखो ना लाइटें फिर से म्यू2 से कहां जाएगी? म्यू1 में, मींस अब डेंसर से कहां जाएगी? रेयरर में। तो अब लाइटें क्या होगी बच्चों? अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। किधर होगी बच्चों? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको कैसे देखेंगे भाई? C2 से पहले तो यहां नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल हमने ड्रा किया। अब लाइटें किधर जानी है बच्चों? जाना तो ऐसे चाहती थी बट ऐसे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब डेंसर से रेयरर में जा रही, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, मतलब नीचे की तरफ दब जाएगी और ये लाइटें कहीं यहां गिरेगी। तो सेकेंड सरफेस के लिए अगर आप देखिए तो ये इमेज बन गई सेकेंड सरफेस से। सेकेंड सरफेस के लिए फाइनल इमेज ये, और सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश वर्क एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो फॉर सेकेंड सरफेस
I dash behaves like वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कैसा बिहेव कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। एंड आई बिहेव्स लाइक इमेज, कैसी इमेज होगी ये, रियल, क्यों, क्योंकि लाइटें रियल में मिल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों जब सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्शन हमने देखा तो हमको मिला ये ऑब्जेक्ट और ये मिली इमेज। अब बात यह है कि सेकेंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, जरा सोचो। तो बच्चों यहां से वी डैश थी, अगर इस लेंस की थिकनेस को मैं टी ऑब्जर्व कर लूं तो P2 से इसकी डिस्टेंस क्या बचेगी, आई डैश की, सोचो ये डिस्टेंस क्या बचेगी, P2 से आई डैश की डिस्टेंस। तो बच्चों यहां तक तो V डैश थी, यहां से क्या बचेगी, तो ये T हटा दीजिए, मीन्स ये बचेगी मेरे पास V डैश माइनस T, दिस डिस्टेंस विल बी V डैश माइनस T। तो फॉर सेकेंड सरफेस ये क्या था, ये था रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ये है फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या सोचेंगे, सोचिए इसके लिए, तो यही फार्मूला लगेगा μ2 माइनस μ1 अपान आर। लेकिन μ2 कौन सा होगा इसके लिए सोचिए, तो μ2 होता था सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम इसके लिए कौन बनना है, यहां जब यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो पहला मीडियम हो गया μ2 और दूसरा मीडियम कौन हो गया, μ1। इसका मतलब इस फार्मूले में जहां जहां μ2 है वहां वहां μ1 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड मीडियम अब क्या बन गया, μ1, और जहां जहां μ1 है वहां वहां μ2 बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मीडियम इसके लिए क्या बन गया, μ2। देखिए μ2 से लाइटें निकल के कहा गई, μ1 में, तो μ1 क्या बन गया, सेकेंड, और μ2 क्या बन गया, फर्स्ट। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा μ1 माइनस μ2 अपान आर, आर का मतलब इसकी रेडियाई। तो बच्चों ये सेकेंड सरफेस की रेडियाई कहां, इधर सेंटर, तो ये डिस्टेंस होगी C2P2, और C2P2 कितना दिया है, R2 इज इक्वल टू μ1 अपान ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चों, सॉरी μ1 अपान इमेज की डिस्टेंस, क्या आएगा, μ1 अपान डिस्टेंस ऑफ इमेज v। अब यहां पे डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, देखिए v, तो ये क्या आएगा, v माइनस माइनस पहला मीडियम, पहला कौन, μ2 अपान ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी, यहां से देखिए ना, यहां से ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था, आई डैश, सो दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑन नेग्लेक्टिंग, यहां लिखेंगे लेंस इज थिन, लेंस क्या है, बहुत पतला है। तो जब लेंस थिन होता है उस सिचुएशन में t टेंड्स टू 0, क्यों, क्योंकि इसकी थिकनेस क्या होगी, बहुत कम होगी, इतनी कम होगी उसको 0 मान लेंगे, थिन लेंस। जब t टेंड्स टू 0 होगा तो ये फार्मूला मेरे पास अब क्या बनेगा बच्चों, ये फार्मूला बनेगा क्या, यहां से देखो माइनस कॉमन ले सकता हूं मैं, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, देखो माइनस तो बाहर आ गया, बचा μ2 माइनस μ1 अपान R1, सॉरी R2 इज इक्वल टू μ1 अपान V माइनस μ2 अपान V डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
वी गेट। क्या मिलने वाला है सोचिए जरा भाई। फर्स्ट कौन सी है, ये इक्वेशन। सेकंड कौन, ये ऐड कीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे देखिए μ2 माइनस μ1 यहां भी है, μ2 माइनस μ1 यहां भी है, दोनों क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो क्या बचेगा, यहां से μ2 माइनस μ1 गया तो क्या बचा 1/r1। यहां पे क्या बचा, μ2 माइनस μ1 तो बाहर चला गया तो बचा क्या, माइनस का 1/r2 इज इक्वल टू। बच्चों इधर क्या बचेगा, इधर पहले ये वाला टर्म लिख लो, क्या आया μ2/v डैश माइनस μ1/u इज सॉरी प्लस सेकेंड वाले का पूरा टर्म लिख लो, क्या आया है μ1/v माइनस μ2/v डैश। क्या दिख रहा है, अच्छा बहुत अच्छी चीज दिख रही है। μ2/v डैश से μ2/v डैश क्या हो रहा, कैंसिल। मींस हमारे पास वैल्यू आ गई कि μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू μ1 कॉमन आ गया बच्चों, देखिए μ1 कॉमन मिल गया तो क्या मिला 1/v माइनस 1/u। हमने क्या किया बच्चों, ये टर्म पहले लिख लिया, ठीक है, और माइनस का 1/u बाद में लिख लिया। अगर मैं पूरी इक्वेशन को μ1 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑन डिवाइडिंग बाई μ1। अब बच्चों सोचिए μ2/μ1 क्या होता था 1μ2, जाना पहचाना टर्म मिल गया तो 1μ2 इज इक्वल टू होता था μ2/μ1। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा 1μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इफ f इज द फोकल लेंथ, अगर f क्या मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ। भाई फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या थी, जब भी नॉर्मल फोकल लेंथ की मैं बात बोलूं तो आप समझ लिया करो अपने मन में कि सेकंड फोकस की बात हो रही है। और सेकंड फोकस की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, क्या थी कि पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर मिलती है या रिफ्रैक्शन के बाद जहां से जाती हुई महसूस होती हैं वो कॉनकेव के लिए हो जाता था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोकस। एक्चुअली में दिस इज कॉल्ड सेकंड फोकस, बट सेकंड फोकस को ही हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस समय u क्या हो जाता है इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि जब लाइट रे पैरेलल आए तो समझ जाओ कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। और v किसके बराबर हो जाता है, जहां इमेज बन रही है, इमेज कहां बन रही, f फोकस पे। तो इफ f इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस देन u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो v इज इक्वल टू f। यहां वैल्यू पुट कर दो, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/f। माइनस 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। माइनस 1/इन्फिनिटी लिख सकते हो, मीन्स 1μ2 1μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। यही बच्चों क्या है, लेंस मेकर फार्मूला। यहां पर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम।
1 म्यू 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीन्स लेंस विद रिस्पेक्ट टू 1 मीन्स मीडियम। तो दिस इज द लेंस मेकर्स फार्मूला। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह दूं और इनका भी कंपेयर कर दूं तो एक फार्मूला आपको और मिलता है। क्या मिलता है? ऊपर लिख लेते हैं, जगह नहीं बची है। ये फार्मूला मिलता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। दिस इज लेंस फार्मूला। इसको लेंस फार्मूला बोलते हैं और इसको बच्चों क्या बोलते हैं? लेंस मेकर्स फार्मूला बोलते हैं। तो लेंस मेकर्स फार्मूला क्या आया? 1/f इज इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1। 1 म्यू 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। 1/r1 माइनस 1/r2। आप स्क्रीन को पॉज करके ये चीज नोट कर लीजिए, पूरा आपके बहुत काम आने वाली। तो लेंस मेकर्स फार्मूला हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा? 1/f इज इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1 म्यू 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला एंड वी स्टडी अनदर फार्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u. This is called Gaussian formula for lens. Lens. Now we have to discuss about the dependency of the lens, focal length on radii and on refractive index. हमको लेंस की फोकल लेंथ की डिपेंडेंसी को चेक करना है। कहां पे? एक तो रेडियाई पे चेक करना है, दूसरा किस पे चेक करना है बच्चों? मीडियम पे। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ। और डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ जो लेंस मेकर फार्मूले में है उसमें सबसे पहले मैं चेक करूंगा डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ अपॉन द रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये हमको सोचना है। बच्चों अगर आप कॉन्वेक्स लेंस बात कीजिए, ठीक है, तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकेंड सरफेस। तो पहली रेडियाई इस तरफ होती है और दूसरी रेडियाई इस तरफ। मीन्स C1 विल बी इन राइट साइड एंड C2 विल बी इन लेफ्ट साइड। दैट्स वाई यू कैन से दैट आप जनरली क्या याद करते हैं? जनरली आप ये सोचते हैं, ठीक है, इस साइड क्या है? पॉजिटिव है। तो जनरली आप क्या याद करते हैं? जनरली आप ये सोचते हैं कि पोल से राइट हैंड साइड क्या है? पूरा प्लस एक्स एक्सिस है, उधर क्या है? माइनस एक्स एक्सिस। जब लाइटें गिरेंगी तब हमारा कॉन्सेप्ट यही रहता है, बट उसमें हम एक चीज और जोड़ देते हैं। क्या? जब कोई लाइटें की डायरेक्शन में डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव, और लाइटें की डायरेक्शन के अपोजिट डिस्टेंस लेंगे तो वो निगेटिव। बट यहां पे लाइटें तो आ नहीं रही, तो हम लोग सिंपली मान के चलते हैं कि लाइटें मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तरफ आ रही। 90% डायग्राम में चीज फॉलो भी होती है। तो मैं ये बोल रहा था कि इस पॉइंट के इस साइड की सारी डिस्टेंस क्या रहती है? पॉजिटिव, इधर की निगेटिव। इट मीन्स इन दिस फार्मूला R1 is taken as positive
एंड R2 इज टेकन एज निगेटिव। R1 को क्या लेंगे? पॉजिटिव, और R2 को निगेटिव। किसमें? फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं यहां पे विद साइन रख दूं वैल्यू, ठीक है, अगर मैं इसमें विद साइन वैल्यू रख देता हूं तो मुझे क्या पता चलेगा? मुझे पता चलेगा 1/f इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1/R1। R1 कैसा है? पॉजिटिव, बट माइनस का 1/R2, और R2 को हमें कैसा लेना है? -R2 लेना है, निगेटिव लेना है। अब ये माइनस माइनस प्लस मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर? अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करता, अगर मैं यहां पे कॉनकेव लेंस की बात करता, फॉर कॉनकेव लेंस, तो यही चीज बच्चों क्या हो जाएगी? सोचिए जरा। कॉनकेव लेंस का अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो आपको महसूस होगा, जनरली मैंने क्या बताया, लेफ्ट से लाइटें मानते राइट की तरफ जा रही, मीन्स यहां कहीं उसके इधर की डिस्टेंस आ रही पॉजिटिव और इधर वाली डिस्टेंस निगेटिव, जैसे यहां पे इधर वाली पॉजिटिव और ये निगेटिव थी। तो कहने से ये पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस। तो पहले सरफेस का स्फीयर इस साइड है, मीन्स C1 इधर हो गया बच्चों, और C2 इधर हो गया। मींस यहां पे जो पहले सरफेस की रेडियस R1 है वो कैसी रहती है बच्चों? निगेटिव, और R2 इस साइड बनती है पॉजिटिव साइड। मींस R2 कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव। मींस फॉर कॉनकेव लेंस R1 इज निगेटिव एंड R2 इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सोचिए, 1/f इज इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1/R1, बट R1 को कैसा लेना है बच्चों? माइनस में, तो -R1 लेंगे, माइनस 1/R2। मीन्स वी कैन से दैट 1/f इज इक्वल टू निगेटिव 1 μ2 माइनस 1 and 1/R1 plus 1/R2. You can see from these formulas, आप इन फार्मूलों से देख सकते हैं क्या कि 1/f सीधे डिपेंड कर रहा 1/R1 प्लस 1/R2 पर। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग radii of curvature the focal length also increases. इसका मतलब मैं ये भी समझ सकता हूं कि अगर कोई थिक लेंस है, जैसे ये थिक है बच्चों, तो इसके स्फीयर छोटे बनेंगे, और कोई थिन लेंस है तो इसकी स्फीयर बड़े बनेंगे। तो जो थिक लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कम होगी और थिन लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। सो एफ ऑफ थिक लेंस इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। सेम मटेरियल के लिए, सेम मीडियम के लिए जो थिक लेंस होगा, मोटा लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ कम होगी, जबकि जो पतला लेंस होगा, थिन लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी।
क्लियर है बच्चों? ये बात अपने माइंड में आप सेट रखिएगा। हाँ तो बच्चों अब हमको चेक करना है डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बच्चों आपको पता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल सकते हैं हम लोग। कैसे? जैसे एक नॉर्मल एक लेंस को मैंने पहले सपोज कीजिए एयर में रखा, एक लेंस को मैंने कहां रखा? इन एयर। तो अगर एयर में रखा हुआ ये लेंस है तो इसके दोनों तरफ एयर होगी। अब मे बी इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, ये कोई हमारा मैटर नहीं है। तो बच्चों नॉर्मली अगर आपने इसको एयर में रख दिया है तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या बनेगा? 1/FA। FA का मतलब हो गया फोकल लेंथ इन एयर। इसका मतलब क्या हो गया? फोकल लेंथ इन एयर। क्या फार्मूला बनेगा बच्चों? A/μ2। ठीक है, और लेंस किसका है? ग्लास का। तो बच्चों इसमें फार्मूला क्या बनेगा? A/μg। क्यों? ये होता था 1/μ2। 1/μ2 मीन्स पहले मीडियम, मतलब मीडियम के रेस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम क्या हो गया? एयर। लेंस किसका हो गया? ग्लास का। तो आएगा A/μg -1 1/R1 -1/R2। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया इन एयर। ठीक, अब इन एनी मीडियम हम ये देखेंगे कि अगर एयर के अलावा किसी और मीडियम में रख दें तो क्या फोकल लेंथ घटेगी या बढ़ेगी? मींस फोकल लेंथ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? बच्चों इन एनी मीडियम। तो बच्चों अगर आप किसी भी मीडियम में सपोज कर लीजिए कि लेंस आपने पुट कर दिया, आप वहां पे फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, तो मान लेते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएम है। म्यूएम मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जो मीडियम में ले रहा हूं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यूएम सपोज कर लिया। तो बच्चों उस मीडियम में फोकल लेंथ क्या होगी? मीन्स हो सकता है वाटर में देख रहा हूं, चश्मा मैंने पहना, वाटर में जंप कर गया, अब तो लेंस हमारा कहां पहुंच गया? वाटर में। तो क्या उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और आपको जो चीजें एयर में बहुत इजीली बहुत अच्छे से दिख रही हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको वो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देंगी। तो 1/FA = क्या आएगा बच्चों? M/μg -1 1/R1 -1/R2। अब बच्चों देखिए, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं, इसको इक्वेशन 2 कह दूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर मैं ये सोचूं कि FM/FA की वैल्यू में निकालूं तो क्या मिलेगा? A/μg -1 अपान A/μg -1। A/μg -1 अपान M/μg -1, ये मिल गया FM/FA। बच्चों अब आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है कि अलग अलग मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ऑब्जर्वेशन करना है। पहला केस, फर्स्ट केस, कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मींस म्यूएम, ये बड़ा है। किससे बड़ा है बच्चों? किससे ग्रेटर है? ये एयर से। सपोज कर लेते हैं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है। किससे बड़ा है बच्चों? एयर से। बट इट इज लेस देन ग्लास। लेकिन ये ग्लास जिससे लेंस बना हुआ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है? छोटा है। इस सिचुएशन में क्या है जरा देखिए बच्चों, आपको एक बात तो बेसिकली पता होगी कि जो म्यूजी है, ऐसे मैं लिख सकता हूं,
ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे सोचा करो कि ऐसे 10 = 10 है। अब मैं डिवाइड करूं दोनों तरफ, एक तरफ 2 से और एक तरफ 5 से, तो क्या ये अभी भी बराबर रहेंगे? नहीं। कौन सा टर्म छोटा हो जाएगा? जिधर आपने बड़े नंबर से डिवाइड किया वो छोटा हो जाएगा। मींस नॉर्मली अगर कोई दो चीजें सेम हैं और आप अलग अलग नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो टर्म छोटा हो जाता है जिसमें आप बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। यही फंडा यहां लगने वाला है कि जैसे म्यूजी दोनों का सेम था, अब अगर मैं म्यूजी में एक तरफ डिवाइड करूं म्यूए से और एक तरफ डिवाइड करूं म्यूएम से, तो कौन छोटा हो जाएगा? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अब डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? म्यूएम इज ग्रेटर देन म्यूए। इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपको पता है किसी रिलेशन में अगर दोनों तरफ सेम चीज माइनस की जाए तो उस रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? ए म्यू जी इज ग्रेटर देन ए म्यू एम। ठीक है, मीन्स ए म्यू जी -1 इज ग्रेटर देन ए म्यू एम -1 लिख सकते हैं। मीन्स ए म्यू जी -1, इससे अगर इधर डिवाइड कर लूं अपान में क्या आएगा? ए म्यू एम -1 दिस इज ग्रेटर देन 1। और अगर यहां से मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एफ एम इज ग्रेटर देन एफ एम अपान एफ ए इज ग्रेटर देन 1। देखिए यहां से ये वैल्यू पुट कर दिया। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि एफ एम इज ग्रेटर देन एफ ए। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी क्या होगा कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होगा लेकिन ग्लास से कम होगा, तो फोकल लेंथ उस मीडियम में लेंस की बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी और वो बढ़ जाती है। जैसे एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस एयर में रखा हो, उसकी फोकल लेंथ जो भी है, तो अगर नॉर्मल वाटर में उसको हम डिप करते हैं तो अप्रॉक्स 4 टाइम्स फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। अभी हम न्यूमेरिकल से इस चीज को डिस्कस करेंगे। अब बच्चों बात यहां पे ये आती है कि इफ सेकेंड केस में इफ म्यू एम इज इक्वल टू म्यू जी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो एयर से तो बड़ा हो बट वो क्या हो? ग्लास के बराबर हो, तो क्या होगा? अरे भाई अगर म्यू एम इज इक्वल टू म्यू जी हो जाएगा तो सीधी सी बात है जो एम म्यू जी था ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखो ये हो जाएगा म्यू जी अपान म्यू एम, मीन्स दोनों तो सेम हो गए, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1। और जब ये 1 आ जाएगा तो इस रिलेशन से देखिए फ्रॉम थर्ड, तो हमको क्या मिलेगा बच्चों? एफ एम अपान एफ ए इज इक्वल टू ए म्यू जी -1 अपान म्यू एम जी, और म्यू एम जी क्या हो जाएगा बच्चों? 1, तो 1 -1। एफ एम अपान एफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट, 1 अपान समथिंग अपान 0 इनफाइनाइट। अब ये बच्चों इसका मतलब एफ एम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इस सिचुएशन में लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने का मतलब लेंस बिहेव्स लाइक अ ग्लास प्लेट, पैरेलल ग्लास में जैसे दरवाजे लगे होते हैं सिंपल प्लेन, ठीक है, उनकी कोई इमेज नहीं होती, जैसा इधर वैसा उधर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इस सिचुएशन में लेंस बिहेव्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्लेट। इसमें क्या होगा? लेंस बिहेव्स लाइक अ ग्लास प्लेट।
तो लेंस कैसा बिहेव करेगा? लाइक ग्लास प्लेट बिहेव करेगा। इस सिचुएशन में लेंस कैसा हो जाएगा? लाइक ग्लास प्लेट मींस ट्रांसपेरेंट प्लेट बिहेव करेगा। मींस अगर ग्लास का लेंस नहीं तो भी वो प्लेट की तरह बिहेवियर करेगा, जैसे एक सिंपल प्लेट होती है। और इस मीडियम में लेंस दिखाई भी नहीं देगा, इनविजिबल। मींस अगर कहा जाए कि एक कहीं पर मीडियम है, वहां पे हम लेंस को पुट करते हैं, बट पुट करते ही लेंस दिखाई नहीं देता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम। ठीक है बच्चों। अब मैं अपनी तीसरी बात करता हूं कि अगर इफ म्यू ए से बड़ा हो म्यू एम, बट ये क्या हो? म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू जी। अगर ऐसा हो जाए कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए और ग्लास का कम हो जाए, अब क्या होगा बच्चों? सोचिए इसमें। इस सिचुएशन में एम म्यू जी कितना आएगा बच्चों? यह आएगा म्यू जी अपान म्यू एम। Since mu m is greater than 1, so m mu g is greater than, sorry, is less than 1। भाई अपान में ज्यादा होगी वैल्यू तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 से लेस आएगा। मीन्स दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1। फ्रॉम इक्वेशन 3 Fm अपान Fa विल बी, बच्चों अगर ये माइनस यहां पे देखिए प्लस आया तो ये जब 1 से कम होगा तो यहां पे क्या बचेगा? एक निगेटिव साइन बचेगा। मींस ओवरऑल ये आंसर निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि इफ Fa इज पॉजिटिव देन Fm इज निगेटिव। तो अगर Fa पॉजिटिव है तो Fm क्या आएगा? मीडियम का रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगा? निगेटिव आ जाएगा। और इफ रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज निगेटिव, देन Fm means focal length of lens in the medium. Fm means focal length of lens in the medium is positive। इसका मतलब ये होगा कि इस सिचुएशन में लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। फोकल लेंथ तो इंक्रीज होगी, किसी और मीडियम में रखेंगे तो फोकल लेंथ तो मीडियम की इंक्रीज हो जाएगी, एंड नेचर ऑफ द लेंस विल बी चेंज्ड। इसमें क्या होगा? नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ लेंस विल चेंज्ड। और चेंज होने का मतलब ये होता है जब नेचर जो लेंस है का है वो चेंज हो जाएगा, इसका मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, बिहेव्स लाइक कॉनकेव लेंस। एंड कॉनकेव लेंस बिहेव्स लाइक कॉन्वेक्स लेंस। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस वहां रखोगे ऐसे मीडियम में तो वो कॉनकेव बन जाएगा। भाई पॉजिटिव अगर Fa है तो वो निगेटिव बन गई, मतलब कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। और कॉनकेव लेंस बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मीन्स जो लेंस का मटेरियल है उससे ज्यादा हो गया, इस सिचुएशन में नेचर चेंज हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। बच्चों मोस्ट ऑफ द आपको सबसे बड़ी बात आपको यहां पे ये याद होनी चाहिए कि जो लेंस है, ठीक है, उसको किसी भी मीडियम में रखने पर उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर हो गई उस सिचुएशन में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। और अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया ग्लास से तो वो क्या हो जाएगा? उसका नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज होगा मींस
कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह, कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है बच्चों इस सिचुएशन का, थर्ड सिचुएशन का, कि अगर कोई एयर बबल है वो वाटर में बिहेव करता है कॉनकेव लेंस की तरह। एयर बबल इन वाटर बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव लेंस, जबकि उसका बिहेवियर रियल में होना चाहिए था कॉन्वेक्स की तरह। क्यों? क्योंकि अंदर हो जाती है एयर, लेंस बन गया एयर का, और बाहर क्या है? वाटर। तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया और एयर का क्या हो गया? कम हो गया। तो लेंस का कम हो गया और मीडियम का ज्यादा हो गया। तो ये बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव। ये कैसा बिहेव करता है बच्चों? कॉनकेव की तरह। ये इसका सबसे सूटेबल एग्जांपल। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर हुआ तो सिंपल प्लेट की तरह काम करेगा, और अगर ऐसा हो गया कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया ग्लास से, तो इट बिहेव्स लाइक चेंज्ड नेचर, मींस कॉन्वेक्स बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव एंड कॉनकेव बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स। बच्चों हमको पता है कि लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। नॉर्मली मैं बात करूं तो म्यू माइनस वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। अगर मैं बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं ऑफ इक्वल रेडियाई, मीन्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करता हूं, ठीक है। इसका मतलब यही फार्मूला अब हम देखेंगे तो जब रेडियाई इक्वल हो जाएंगी तो बच्चों पहले सरफेस की अगर रेडियस r है, मान लीजिए r1 हमारी r है, तो r2 भी r हो जाएगी। बट हमको पता है कि पहली रेडियस पॉजिटिव तो दूसरी रेडियस क्या होती है? निगेटिव होती है, ठीक है। मेन अब यहां पे अगर मैं देखूं तो नॉर्मल कंडीशन में ये बनेगा म्यू माइनस वन अपान आर माइनस का माइनस वन अपान आर, मीन्स अब ये फार्मूला बनेगा म्यू माइनस वन अपान आर प्लस वन अपान आर, वन अपान एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन टू अपान आर, मीन्स f is equal to r upon 2 mu minus 1. This is the formula for the focal length. अब अगर मैं लेंस को कट करना चाहूं तो देखिए लेंस को कट करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो हमारा ऐसे हो सकता है, मान लीजिए AB, और एक हो सकता है CD। तो when we cut the lens along AB, तो पहले हम क्या कर रहे हैं? कट along AB। अगर मैं एक लेंस को AB प्लेन के along कट कर दूं तो इसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा ये हमको देखना चाहिए। बच्चों इस सिचुएशन में इस लेंस की दो पोजीशन ऐसे बन जाएंगी, बनेगी ना? क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में जो रेडियाई है R1 वो अभी भी प्लस R और R2 अभी भी माइनस R रहेंगे। इसका मतलब नॉर्मली अगर मैं इसकी फोकल लेंथ निकालता हूं, पहले पोर्शन की निकालो चाहे दूसरे पोर्शन की निकालो, तो 1 अपान F1 पहले पोर्शन की जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी भाई? म्यू माइनस 1 अपान R1 मीन्स R माइनस 1 अपान R माइनस की, माइनस माइनस प्लस मीन्स F1 इज इक्वल टू सिंपली वैसे ही 2 अपान म्यू माइनस 1, सिंपली वैसे ही F1 इज इक्वल टू R अपान 2 म्यू माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लेंस को along AB कट किया जाए तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। इस लेंस की जो दो लेंस बनेंगे दोनों क्या होंगे? सेम फोकल लेंथ के होंगे। दोनों क्या होंगे बच्चों? सेम फोकल लेंथ के होंगे, और वही इनकी फोकल लेंथ होगी जो पहले लेंस की थी।
शुरुआत में जो हमने फोकल लेंथ ली थी वही लेंस की फोकल लेंथ बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब अलोंग द ए बी अगर यहां से आप लेंस को कट करते हैं तो दो लेंस बनेंगे, उन दोनों की फोकल लेंथ भी वही रहेगी जो पहले इसकी, अगर इसकी एफ है तो इसकी भी एफ और इसकी भी एफ रहेगी। बट अगर आप इसको कट कर दें, व्हेन यू कट along CD तो क्या होगा बच्चों, अब इसमें दो लेंस बन जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, सपोज कीजिए आप पहले पार्ट की बात करते हैं, तो इसके लिए पहली रेडियस R1 क्या आएगी प्लस R और R2 क्या आएगी इन्फिनिटी। क्यों, जब ऐसे आप कट करेंगे तो ये लेंस ये प्लेन हो जाएगा ना, सरफेस कट करने के बाद ऐसा बचेगा, तो ये रेडियस इनफाइनाइट मींस अब फोकल लेंथ क्या बचेगी बच्चों 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू -1 हो तो वैसे ही रहना है, म्यू में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। 1/R1 माइनस 1/R2 जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/R माइनस 1/infinity एंड द वैल्यू ऑफ 1/infinity 0, तो ये टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या, ये बचा 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R और f डैश इज इक्वल टू R/म्यू -1। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या ये फोकल लेंथ जो आई है, ये पहले वाली फोकल लेंथ को अगर देखें ध्यान से, इन दोनों को देखिए तो यहां पे /2 है, वहां पे /2 नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये 2f के बराबर है। इसका मतलब इस तरीके से कट करने पर लेंस की फोकल लेंथ डबल हो जाती है, लेकिन किसकी, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की, मतलब जिसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है, अगर दोनों की रेडियस अलग अलग होगी तो दोनों पार्ट की रेडियस फिर फोकल लेंथ अलग अलग आएगी, बट वो नेचुरल लेंस की फोकल लेंथ से ज्यादा आएगी, हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लेंथ को अलोंग द ए बी कट करते हैं तो लेंस की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी लेंस को अलोंग द सी डी हमने कट किया तो क्या होगा, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। दोनों अलग अलग पार्ट की फोकल लेंथ मेन वाले लेंस की फोकल लेंथ से ज्यादा आती है, मतलब इसकी भी ज्यादा आएगी उसकी भी ज्यादा आएगी। अगर दोनों रेडियस सेम है तो जस्ट डबल डबल आएगी, इसकी भी 2f इसकी भी 2f, और अगर कुछ और होता तो आंसर कुछ मतलब डबल हो, ये जरूरी नहीं है, डबल तो तभी होगा जब दोनों रेडियस क्या थी, सेम थी। बट कुछ भी रेडियस हो तो कट करने के बाद अलोंग द CD जब हम इसको वर्टिकली कट करेंगे लेंस को, तो ये 100% समझ लीजिए कि उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। बच्चों आप हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख रहे हैं और लगातार आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और लगातार इसको शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी चैनल से मुलाकात हो सके और वो लोग हमारी फिजिक्स से, हमारे फिजिक्स पढ़ाने के मेथड से अपना प्रॉफिट कर सकें, कुछ अच्छा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सुधार हो।